Hey guys, what's up? So today we will discuss about the qualified foreign investor. वैसे लास्ट वीडियो में मैंने क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में डिस्कस कर दिया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स रह गए थे। ठीक है। इसी के बीच में कुछ टर्म्स हैं वो डिस्कस करने की। उसके बाद हम करेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड द डिफरेंस बिटवीन ईसीबी एंड एफडीआई। और हम डिस्कस करेंगे द रीसेंट चेंजेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कोरोना वायरस कोविड पेंडेमिक। ओके, तो इस क्या चेंजेस किए हैं एफडीआई पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो डिस्कस करेंगे बेसिकली। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो इन द लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर जो कि शेयर मार्केट में, इंडिया की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। ओके, उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दो तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले उसको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट मतलब डीमटीरियलाइज्ड, ठीक है, जो कि मटीरियलिस्टिक फॉर्म में ना हो, जो कि फिजिकल फॉर्म में ना हो, जो कि किस में हो, इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट हो। ठीक है, जिसमें आपके शेयर्स वगैरह रखे हों। दूसरा होता है सर ट्रेड अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। किसके पास? लेकिन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए फॉरनर को किसके पास जाना पड़ेगा? फॉरनर को जाना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको इशू करेगा पैन कार्ड। पैन कार्ड आपने देखा होगा सर, ऐसा लेमिनेटेड सा होता है। ठीक है, 10 अक्षरों का होता है, 10 अंकों का होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक। पैन कार्ड बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर को। ओके, 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर फॉर शेयर ट्रेडिंग, यानी शेयर्स की ट्रेडिंग करने के लिए। बेसिकली जो आप शेयर्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ठीक है, उसकी ट्रेडिंग करने के लिए एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद आता है सर ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट क्या होता है सर? ट्रेड अकाउंट नाम से क्लियर है, इसमें क्या होगा सर? ट्रेडिंग होगी, लेकिन किसकी होगी सर? शेयर्स की होगी। ठीक है, इसमें आप शेयर्स क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। मतलब कि इसके लिए आपको और कैसे कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए अलग से आपको कोई पेपर्स वगैरह या कोई वो पास नहीं करवाने पड़ेंगे। और बार बार सपोज़ आप किसी फ़ॉरेन कंपनी का खरीद रहे हो, या मान लो कोई फॉरेनर यानी क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर हमारी किसी देश की कंपनी का खरीद रहा है, तो ये नहीं कि उसको पहले जाके डॉलर कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे रुपए में। ठीक है, ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसलिए ये ट्रेड अकाउंट अलग से बनाया गया। और इसको कौन देखता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देखता है। ठीक है, तो अब इसकी अंग्रेजी वर्जन पढ़ेंगे। ट्रेड अकाउंट मीन्स जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एनबीएफसी होगी, ठीक है, कोई भी कमर्शियल बैंक हो गया, ठीक है, हु आल्सो एक्ट एज अ स्टॉक ब्रोकर, जो कि एज अ स्टॉक ब्रोकर भी एक्ट करता है। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक अवेल द ट्रेड अकाउंट फैसिलिटी, जो कि अवेल करवाएगा ट्रेड अकाउंट फैसिलिटी, ताकि आप ट्रेडिंग कर सको शेयर्स में। ट्रेड अकाउंट मीन्स इट इनेबल्स द शेयर होल्डर टू ट्रेड इन शेयर्स विदाउट गोइंग थ्रू हैसल्स ऑफ मैनुअली कन्वर्टिंग हिज डॉलर्स इनटू रुपीस। ओके, सिंपल। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर कैन परचेज शेयर्स यूजिंग दिस ट्रेड अकाउंट। ठीक है, इस ट्रेड अकाउंट के माध्यम से वो ट्रेडिंग कर सकता है, यानी कि परचेज कर सकता है किसको? शेयर्स को। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती है? नाम से क्लियर है ना, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, कमर्शियल मतलब फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज, बोरोइंग्स मतलब बोरो करना, उधार मांगना बेसिकली। ओके, तो एनी मनी बोरोड फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन मतलब बाहर से, ठीक है, फॉर फाइनेंसिंग द commercial activities in India is known as external commercial borrowing. Government of India said permits the external commercial borrowing as a source of finance for Indian corporates. इंडियन कॉरपोरेट्स के लिए, मतलब उन्होंने कहा कि भैया हमारे बैंकों की औकात है नहीं, तो इसलिए एक काम करो, आप ईसीबी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से, यानी बाहर से बोरो कर सकते हो। इंडियन कॉरपोरेट्स को कहा। ठीक है, फॉर एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, या तो जो आपका ऑलरेडी बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए, या कोई नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली। ठीक है, तो फॉरेन सोर्सेज इंक्लूड, मतलब बाहर से किन किन से आप पैसे ले सकते हो? एक तो कमर्शियल बैंक लोन, दूसरा बायर्स क्रेडिट एंड सप्लायर्स क्रेडिट, द थर्ड वन इज सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्लोटिंग रेट नोट्स एंड फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। ओके,
फ्लोटिंग रेट नोट्स क्या होते हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़। अच्छा, एंड द फोर्थ वन इज क्रेडिट फ्रॉम ऑफिशियल एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी, जैसे कि आईएफसी बोलो तो इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, इट कम्स अंडर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। एंड द नेक्स्ट वन इज एडीबी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, इसके बारे में बताइए मेरे को एडीबी क्या है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, ईसीबी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू एम्फेसाइज प्रायोरिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर सेक्टर। इसकी प्रायोरिटी क्या रहती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की? इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो और कोर सेक्टर में। कोर सेक्टर जैसे कि पावर, टेलीकॉम, रेलवे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि ईसीबी और एफडीआई में दोनों फर्क क्या है सर? ध्यान से समझेंगे सर। एफडीआई में क्या होती है सर? एफडीआई में होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि इक्विटी शेयर है वो मिलता है उस बंदे को। इक्विटी शेयर बोले तो सपोज मान लो कोई कंपनी है, मान लो फेना के नाम से कोई कंपनी है। ओके, इसको खोलने में 3 लोगों ने अपना पैसा लगाया, ए, बी और सी ने। ए ने लगाया 30% पैसा, बी ने लगाया 40% पैसा, सी ने लगाया 30% पैसा। ठीक है, तो आपसे मैं पूछूंगा कि इनका ओनर कौन है? जाहिर सी बात है तीनों इसके ओनर है। ठीक है, इन तीनों का इक्विटी शेयर है। किसी ने कुछ परसेंट शेयर लगाया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। ठीक है, तो यानी ये तीनों क्या है सर? ओनर हैं। अब ईसीबी में क्या होता है? ईसीबी में सिर्फ जो पैसा है, ठीक है, ये मिलता है, लेकिन इसमें इक्विटी शेयर नहीं मिलता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें जाहिर सी बात है ना, क्योंकि ये पैसा उधार दिया और ये पैसा वापस दे दिया जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें उधार वाला कोई सीन नहीं है। ओके, अब इसका अंग्रेजी वर्जन पढ़ेंगे। ईसीबी मीन्स फॉरेन फंडिंग विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। ओके, व्हेन इट इज यूज्ड इन द फॉर्म of equity capital, then it is known as FDI. Okay, those instruments which can be converted into equity are convertible, and the convertible instruments covered under FDI policy. Any other direct capital not allowed in ECBs. इसमें कोई ECB में कोई डायरेक्ट कैपिटल अलाउड नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो इक्विटी कैपिटल क्या होती है? एक इक्विटी कैपिटल होती है, एक शेयर कैपिटल होती है। इक्विटी कैपिटल मींस कोर फंडिंग ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के कोर पार्ट में इन्वेस्ट करना। कोर मतलब क्या हो गया यार? बेसिक बुनियाद खड़ी करी है आपने, आप ही ने पैसा लगाया तभी ये बिजनेस खड़ा हुआ है। ठीक है, और शेयर कैपिटल क्या होता है कि मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं, आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनका ओनरशिप राइट नहीं रहता, यानी इनकी इक्विटी नहीं रहती, इनका इक्विटेबल ओनरशिप राइट नहीं होता। ओके, सिंपल है सर। इक्विटी मीन्स ओनर शेयर ऑफ द एसेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था ए बी सी का। ओके, शेयर कैपिटल मीन्स ओन्ड बाय द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी हु नीड नॉट बी द ओनर्स। ओके, उसके बाद आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के रूट्स दो हैं, ऑटोमेटिक, सेकंड वन इज अप्रूवल। Automatic said that it does not require any approval from RBI or Government of India in especially industrial sector and infrastructure sector. The second one is approval route for specific sector like export and import. Borrower has to take explicit permission of the government before taking the loan. उसको परमिशन लेनी पड़ेगी किसी की, गवर्नमेंट की। ओके, बिफोर टेकिंग द लोन, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कर रहा है जो भी बंदा इंडिया का। ओके, उसके बाद आता है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इंप्लीकेशन क्या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स की, ये पेपर में पूछ सकता है। जीएस पेपर 3 का टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ओके, तो ये पूछ सकता है सर इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। जाहिर सी बात है ना, इम्पैक्ट क्या होंगे? अगर आप बाहर से भीख मांगोगे तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? जाहिर सी बात है, एक तो आपके ऊपर कर्ज चढ़ता जाएगा बहुत ज़्यादा, सबसे मेन बात ये है। दूसरा सर बाहर से भीख मांगने का ये है कि आपके जो अपने रुपए की वैल्यू है घटेगी। ठीक है, और जब रुपए की वैल्यू घटेगी तो जाहिर सी बात है उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, उसकी करेंसी की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, तो फिर इससे क्या होगा? जो बोरोवर्स हैं, जिन्होंने भीख मांगी हुई है, इनको बाद में दिक्कत आएगी। दिक्कत कैसे आएगी इसको समझाते हैं। सपोज मान लो आपने जब भीख मांगी उस टाइम $1 था 60 रुपये का, लेकिन 2 साल बाद हुआ क्या, ये $1 हो गया 70 रुपये का। आपने इससे भीख मांगी थी $1 की, अब वो तो आपके रुपए की गलती है ना कि वो डिक्लाइन हो गया, तो आपको अब 70 रुपये दोगे तब जाके आपका इसका $1 बनेगा। ठीक है, बोरोवर्स को दिक्कत आएगी। अब अंग्रेजी वर्जन पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ ईसीबी टू मेक कंपनीज यूज ईसीबी टू प्राइमरली फंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए बनाया गया बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइमरली इन्वेस्ट करने के लिए, और एसएमई सेक्टर यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ओके, ओवर द ईयर इंडियन कंपनीज इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन ईसीबी, जिससे क्या हुआ, इंडियन कंपनीज वांट टू गेट लोन्स थ्रू ईसीबी एट लोअर कॉस्ट। वो लोअर कॉस्ट
कम दाम पे जाती हैं, एंड लोअर देयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी कि ब्याज जिनकी दरें कम हो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम हो। ईसीबी आल्सो इंक्रीज द एक्सटर्नल डेट ऑफ द कंट्री, यानी कि सर बाहरी कर्ज आपके ऊपर चढ़ जाएगा, हमारे देश के ऊपर, और इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन ईसीबी लेड टू द इंक्रीज इन करेंसी रिस्क which led to the depreciation of rupee and which led to the increase of burden on borrowers as the value depreciates। तो निचोड़ क्या है, इफ ईसीबीज आर नॉट कंट्रोल, अगर आप बाहर से भीख मांगना बंद नहीं करोगे, देयर कैन बी अ ह्यूज डेट, बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ जाएगा, विच कॉजिंग द प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी। सिंपल है सर, ओके। उसके बाद आते हैं सर रीसेंट चेंजेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एफडीआई पॉलिसी, ये अप्रैल 2020 की बात है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नोटिफाइड न्यू नॉर्म्स अंडर फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या इसने चेंजेस लाए हैं, आपको पहले हिंदी में समझाते हैं। सर ये कह रहा है कि इंडिया की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर टच हो रहा है इंडिया के साथ, कितनी है, 7 है, ठीक है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन सी हैं जिनका बॉर्डर टच हो रहा है इंडिया के साथ। अगर इन कंट्रीज़ को इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अंग्रेजी वर्जन पढ़ेंगे इसका। There is a requirement of prior clearance for investment from countries with which India shares its land border. The second is in the event of transfer of ownership। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप मतलब मान लो आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, मान लो आपका टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है। अब आपने देखा कि यार कोरोना वायरस के टाइम में आपकी टेक्सटाइल फैक्ट्री बेचारी इसमें कोई मुनाफा नहीं हुआ, ठीक है, आपकी लेबर भी दौड़ गई। आप क्या कर रहे हो, ये सारा जो ओनरशिप राइट है आप किसी बाहर की कंपनी को दे रहे हो कि यार मेरी कंपनी संभाल लो, ठीक है। तो ये भी करोगे तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करोगे अगर आप, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे इन द इवेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ एनी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर एफडीआई, या कोई फ्यूचर में खोलने की सोच रहे थे आप, इन एन एंटिटी इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्टिंग इन द बेनिफिशियल ओनरशिप। वैसे ये बेनिफिशियल ओनरशिप डिफाइन गवर्नमेंट ने भी नहीं किया, ये है क्या, वैसे लेमन टर्म्स में इसका मतलब यही है कि जिससे आप बेनिफिट पहुंचा रहे हो ओनरशिप देके उसको दूसरे बाहर के व्यक्ति को, ठीक है। सच सब्सिक्वेंट चेंज इन द बेनिफिशियल ओनरशिप शैल आल्सो रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट अप्रूवल। तीसरी चीज़ है देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एनी कन्वर्जन ऑफ द ईसीबी और एनी पार्ट इनटू शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी वुड बी सब्जेक्ट टू। अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स से यानी बाहर से पैसा बोरो कर रहे हो और आप उनका शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो उस केस में सर आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी अंडर एफडीआई पॉलिसी एंड रूल्स, सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया कि भाई जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको अप्रूवल चाहिए, ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया बेसिकली टू कर्ब द अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर, ताकि आप एकदम से मौके का फ़ायदा उठा के टेक ओवर ना कर सको या फिर एक्विजिशन ना कर सको ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स की ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, स्पेशली फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना से ही हमें दिक्कत आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा चाइना ने 8 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है इंडिया में, ओके, विच विच इज़ मोर देन द टोटल नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट बाय कंट्रीज शेयरिंग बॉर्डर विद इंडिया, जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं, ओके, 8 बिलियन। और अराउंड there are around 1,000 चाइनीज कंपनीज इन इंडिया आर ऑपरेटिंग एट प्रेजेंट। रिसेंटली अभी क्या हुआ कि एच डी एफ सी बैंक के, अब गवर्नमेंट को इसलिए भी शक हुआ था कि एच डी एफ सी बैंक के शेयर्स खरीदे थे किसने, पीपल बैंक ऑफ चाइना ने, ठीक है। सॉरी, एच डी एफ सी बैंक के एकदम से शेयर खरीद लिए पीपल बैंक ऑफ चाइना ने। इस वजह से गवर्नमेंट को शक हुआ थोड़ा कि भाई ये मौके का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। सो बेसिकली एम इसका क्या है, टू कर्ब द opportunities takeover or acquisition of domestic firms due to COVID-19 pandemic, especially from China. Okay, and India decision to tighten norms for FDI came amid reports of the China eyeing on to take over several Indian entities following fall in the valuation due to economic downturn in the wake of pandemic। क्योंकि काफ़ी सारी जो हमारी इंडियन एंटिटीज़ हैं, जो इंडियन कंपनीज़ हैं, बेसिकली वो इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से, यानी इकोनॉमी का जो भट्ठा बैठ चुका है कोविड की वजह से, कोरोना वायरस डिसीज़ की वजह से,
इस वजह से कहीं बाहर की कंपनियों को ये वो ना दे दें ओनरशिप राइट, ठीक है। इसका हालांकि विरोध भी किया, अभी हम पढ़ेंगे। बेनिफिशियल ओनरशिप वाज नॉट डिफाइंड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। दिस विल लीड टू अनसर्टेनिटी एंड फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्टर डोंट लाइक दैट। ओके, दिस रूल ब्रिंग्स चेंज इन रूल पर्टेनिंग टू एफडीआई एंड नॉट एफपीआई और एफवीसीआई। एफवीसीआई क्या होता है सर? एफवीसीआई बोले तो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इंडियन कंपनीज होती है ना बेसिकली, उसकी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसके बारे में अलग से समझा देंगे जिनको नहीं पता। दिस रूल ब्रिंग्स चेंज इन रूल pertaining to FDA and not FPI or FVCI. China said India's new norms violate the WTO principle of non-discrimination. ओके, अपनी बारी में ये सारे सिद्धांत याद करवाने लग जाते हैं। एंड आर अगेंस्ट द जनरल ट्रेंड ऑफ द फ्री ट्रेड, और ये फ्री ट्रेड के खिलाफ है। सो दैट्स एंड फॉर द टूडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।